नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 17 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स प्रस्तुत करेंगे जो विभिन्न सरकारी एग्जामों में आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो एग्ज़ाम चाहे एसएससी की तरफ से कंडक्ट किए जाते हों या उन एग्ज़ामों को बैंकिंग अगर हम बात करें या अन्य राज्यों में जो भी सरकारी नौकरियां हैं वहाँ पर जो अलग अलग परीक्षाएं हैं उनमें ये करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के करंट अफेयर में हम अलग अलग जो सेक्शन है उसके अनुसार अपने करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। और पहला हिस्सा हमारा राष्ट्रीय मामले यानी नेशनल अफेयर्स के संबंध में है। और एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं भारत में एक उपलब्धि कि बहुत लंबे समय से कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन है उसकी प्रक्रिया भारत में कब शुरू की जाएगी या किस तेजी से इस पर काम हो रहा है या इसके बारे में जो अंतिम रूप में है कि कब से ये शुरू की जाएगी, इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति दिख रही थी। अंतिम रूप में कल के दिन यानी 16 जनवरी 2021 को अगर हम देखें तो 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। यानी भारत में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको एक तरह से लोगों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस कड़ी में भारत भी उन देशों की एक लिस्ट में शामिल हो गया है जहां कोविड-19 की वैक्सीन दी जा रही है। ध्यान रखें, कोविड-19 की जो वैक्सीन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के पार्ट पर 2 वैक्सीन उपयोग की जा रही हैं। एक तो कोविशील्ड जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है और ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसी का एक तरह से हिस्सा है। और दूसरा अगर आप देखें तो भारत में स्वयं निर्मित यानी इंडिजिनियसली हमारे यहाँ बनाई हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो ये दोनों वैक्सीन है हमारे यहाँ कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, टीकाकरण की प्रक्रिया है, उसमें उपयोग किया जा रहा है। अब ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन अगर हम देखें तो प्राथमिकता के आधार पर दिया जा रहा है। जैसे जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं जिन्हें भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना गया कोविड-19 में, सबसे पहले उनको देने की एक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा रही है। और इस कड़ी में आप देखें कि किसको वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि 1 महीने के अंतर पर इसकी 2 खुराकें एक तरह से दी जाएंगी। कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो सुरक्षित रूप में उसका भंडारण किया जाए, किन लोगों को दिया जा रहा है उनका आंकड़ा इकट्ठा करना या उनको ट्रैक करना, ये सारी सूचनाएं देने के लिए भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो मंत्रालय है उसकी तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है कोविन। तो आपको ध्यान रखना है जो कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से कोशिश क्या की जाएगी कि जो भी टीका उसका स्टॉक, उसका भंडारण का तापमान या जिन लोगों को इसको दिया गया है उनकी ट्रैकिंग एक तरह से रियल टाइम में की जा सके। तो ये कोविन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया भारत में अगर शुरू हुई है तो लोगों का विश्वास बढ़ाए रखने के लिए 2 प्रमुख लोगों ने जिन्हें सबसे पहले इसे लिया है उसमें एम्स के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, और उसी के साथ साथ भारत में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा इसके लिए सरकार की एक कमेटी काम कर रही है जिसको नैगवैक कहा जाता है, यानी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, या इसको हम कह सकते हैं कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रशासन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह। तो नैगवैक के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीके पॉल। उन्होंने भी इस वैक्सीन को सबसे पहले लेने वाले व्यक्ति में अपने आप को शामिल किया है। आप ध्यान रखें, डॉक्टर वीके पॉल भारत में जो नीति आयोग है उसमें स्वास्थ्य एक तरह से सदस्य के रूप में भी शामिल हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल, इन दोनों के साथ साथ अगर हम देखें तो एक स्वच्छता कर्मचारी हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, मनीष कुमार, उनको भी सबसे पहले इस वैक्सीन की खुराक दी गई है। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन की खुराक प्रारंभिक रूप में दी गई है। आगे अगर हम वित्तीय समाचार में देखें तो यहां पर हम पीजे नायक समिति की एक बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखें कि भारत में जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए पीजे नायक समिति की तरफ से कुछ सिफारिशें आई थी और ये जो समिति है इसकी गठन किया गया था आरबीआई के द्वारा और अध्यक्ष थे पीजे नायक। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। इस समिति की जो प्रमुख रूप से स्थापना है वो गवर्नेंस यानी जो भी आपका बैंकों के बोर्ड है उनका जो गवर्नेंस या जो प्रशासन है उसके बारे में अपनी सिफारिशें देने के लिए किया गया था। और पीजे नायक समिति की जो सिफारिशें हैं आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीजे नायक समिति सरकारी क्षेत्र के बैंक यानी पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं उनके साथ में एक तरह से संबंधित है, यानी इनकी सिफारिशें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में हैं। और दूसरी जो प्रमुख उन्होंने जो सिफारिशें दी थी उसमें एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं
देखिए सरकारी क्षेत्र के बैंक आप जब कहते हैं तो इसमें 51% या उससे ज्यादा हिस्सा भारत सरकार का है। तो यहां पर पीजे नायक समिति ने यह कहा कि भारत सरकार की जो भी हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में है वो हिस्सेदारी एक तरह से एक बैंक में डाली जाए और इसका नाम रखा जाए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, BIC। तो ये एक होल्डिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में गठित की जाए और यहां पर जितना भी एक तरह से हिस्सा है भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वो यहां पर ट्रांसफर किया जाए। तो आगे चलकर जितने भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए ये जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये लिमिटेड बैंक के रूप में एक तरह से कार्य करेगा। इस बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी का उद्देश्य ये है कि जो सरकार के शेयर हैं इन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वो BIC इस कंपनी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको एक तरह से संचालित करने के लिए एक पेरेंट होल्डिंग कंपनी के तरह से ये कार्य करेगा। तो इस कंपनी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनका एक तरह से संचालन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है पीजे नायक समिति सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सुधार से संबंधित है, खास तौर पे जो प्रशासनिक सुधार है और उसके लिए उन्होंने एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी गठन करने की बात करी थी जिसमें सरकार की सारी हिस्सेदारी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये कुछ 2 पॉइंट है जो आपको पीजे नायक समिति के जो सिफारिशें और जो गठन है उसके संबंध में ध्यान रखनी है। अगले सेक्शन में देखें तो हम पर्सनालिटीज के ऊपर आते हैं, यानी जो हमारी नेशनल या इंटरनेशनल पर्सनालिटीज हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पहला नाम आता है विदुर शर्मा का। वर्तमान में अमेरिका के जो निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने कोविड-19 की जो प्रतिक्रिया टीम में परीक्षण सलाहकार यानी टेस्टिंग एडवाइजर के रूप में एक तरह से विदुर शर्मा को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद पर थे तब भी विदुर शर्मा हेल्थ पॉलिसी एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल में। घरेलू नीति परिषद में एक तरह से वो स्वास्थ्य नीति सलाहकार के रूप में पहले भी कार्य कर चुके हैं। तो यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अमेरिका में उनका कार्य पहले से ही रहा है। अगला हम देखें योवेरी मुसेवेनी। देखिए योवेरी मुसेवेनी की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में युगांडा में 6वें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुन लिए गए हैं। यानी वर्तमान में योवेरी मुसेवेनी युगांडा में राष्ट्रपति पद पर एक तरह से कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है युगांडा में वो 5 साल का होता है। तो एक तरह से लगातार 5 कार्यकाल यानी 25 साल के जो राष्ट्रपति कार्यकाल है वो पूरा कर चुके हैं और आने वाले अगला जो 6वां 5 साल का जो कार्यकाल है युगांडा में उसके लिए फिर से योवेरी मुसेवेनी को चुन लिया गया है। मुसेवेनी की अगर हम बात करें तो 1986 में वो पहली बार राष्ट्रपति पद पर एक तरह से पहुंचे थे और ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने आने वाले 10 साल तक यानी 1996 तक काम किया, क्योंकि 1995 में युगांडा का नया संविधान एक तरह से बनाया गया। तो उसके आधार पर वो निर्वाचित होकर पहली बार राष्ट्रपति के रूप में एक तरह से 95-96 में चुने गए। तो उस अनुसार से अगर आप देखें तो 5-5 साल के 5 कार्यकाल उन्होंने एक तरह से पूरे किए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये 1986 से लगातार युगांडा में राष्ट्रपति पद पर काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो उनका जो कार्यकाल है वो 1986 से आप लें तो ये 2021 के बीच में उनका एक लंबा कार्यकाल यहाँ पर दिखता है। 1986 के पहले अगर हम देखें तो युगांडा में अलग अलग सैन्य समूह थे जो युगांडा पर नियंत्रण करना चाहते थे। उनमें सबसे शक्तिशाली समूह मुसेवेनी का रहा और इसी आधार पर 1986 में उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के पद पर एक तरह से अपने आप को स्थापित किया और वर्तमान में भी लगातार वो अपने कार्यकाल 5-5 साल के जीतते आ रहे हैं। योवेरी मुसेवेनी ने अपने इस चुनाव में एक गीतकार से पॉलिटिशियन नेता के रूप में चुनाव लड़ रहे बॉबी वाइन को चुनाव में हराया है। तो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर युगांडा के संबंध में कुछ बेसिक या फैक्ट आप देखें तो युगांडा अगर हम देखें तो एक तरह से सेंट्रल ईस्ट यानी मध्य पूर्व एक तरह से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके एक तरह से हिस्से में आ जाता है। राजधानी आप देखें तो कंपाला है। भाषा की अगर हम बात करें इंग्लिश और स्वाहिली। देखिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का नियंत्रण रहा है और यूके से इसको जो आज़ादी है वो 1962 में मिली थी और इसका जो आधुनिक या वर्तमान जो संविधान है वो 1995 में एक तरह से लागू हुआ। जहां तक इसकी करेंसी और मुद्रा की बात करें तो युगांडा शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। आप ध्यान रखें कि युगांडा उसी के साथ साथ कीनिया और तंजानिया ये 3 ऐसे देश है जिनसे लेक विक्टोरिया एक तरह से चारों तरफ से घिरी हुई है। तो लेक विक्टोरिया युगांडा कीनिया तंजानिया इन 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है। अगर आप देखें अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी एक तरह से झील है। तो ये जो एक तरह से विक्टोरिया झील है आप ध्यान रखें इन 3 देशों के साथ में सीमा बनाती है।
अगले सेक्शन पर हम आते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स। तो यहाँ पर हमने 3 प्रमुख बुक्स ली हैं। अगर हम पहली बुक देखें तो हॉलीवुड के प्रमुख एक्टर हैं और उसी के साथ साथ इन्होंने ऑस्कर पुरस्कार भी जीता हुआ है, मैथ्यू मैकॉनगी। उनकी बुक है ग्रीन लाइट्स। दूसरी बुक अगर हम देखें तो कीप शार्प, संजय गुप्ता। तो इन्होंने एक तरह से किस तरह से अपने ब्रेन या मस्तिष्क को मजबूत रखना है उसके संबंध में यहाँ पर एक तरह से कुछ अपने जो विचार है उसको व्यक्त किए हैं, क्योंकि वर्तमान में ये CNN में मेडिकल एक तरह से यानी चिकित्सा क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में CNN न्यूज चैनल में काम करते हैं और एक प्रमुख न्यूरो सर्जन भी हैं संजय गुप्ता। तो उनकी बुक आप ध्यान रखें, कीप शार्प। एक और हम बुक देखें तो नोरा रॉबर्ट्स की बुक है द अवेकनिंग। तो ये 3 प्रमुख बुक आप ध्यान रखें, ग्रीन लाइट्स, मैथ्यू मैकॉनगी, संजय गुप्ता की कीप शार्प और नोरा रॉबर्ट्स की अवेकनिंग। स्पोर्ट्स न्यूज में अगर हम देखें तो यहां पर हम भारत में खेल के क्षेत्र की अगर हम सर्वोच्च संस्था की बात करें, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो साई भी कहा जाता है। तो उसी के संबंध में हमने कुछ तथ्य आपको दिए हैं। साई आप ध्यान रखें, एपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी इन इंडिया, भारत में शीर्ष खेल का निकाय है। इसका गठन 1984 में किया गया और ये कार्य किसके अंतर्गत करता है? ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक यानी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं संदीप प्रधान। ध्यान रखें, खेल के क्षेत्र की भारत में सर्वोच्च संस्था है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई या भारतीय खेल प्राधिकरण। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अलग अलग चर्चाएं करते रहते हैं। तो आज के दिन हमने प्रमुख स्ट्रेट या जल संधियों को लिया है। देखिए, जब हम जल संधि की बात करते हैं तो जल संधि को आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली परिभाषा यह कहती है कि 2 बड़े भूमि के भाग हैं, लैंड मास हैं, उनको अलग करने वाला जो भी एक तरह से समुद्री हिस्सा है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रेट या जल संधि। जल संधि के साथ साथ इसको हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। तो एक तरीका तो ये होता है कि 2 भूमि के जो हिस्से हैं उनको ये अलग करता है, और दूसरी परिभाषा ये कहती है कि 2 समुद्र के ऐसे भाग हैं जिनको आपस में ये जोड़ता है। तो जोड़ने के लिए जब हम बात करेंगे तो समुद्री भागों को जोड़ता है और जमीन के भागों को अलग करता है। तो समुद्री भागों को एक करने वाला जल संधि या स्ट्रेट या जलडमरू मध्य, और 2 बड़े स्थल भागों को अलग करने वाला जो सकरा समुद्री भाग है उसको एक तरह से स्ट्रेट जल संधि या जलडमरू मध्य कहा जाता है। तो अलग करने के लिए स्थल भाग और जोड़ने के लिए समुद्री भाग, तो दोनों तरह से हम स्ट्रेट या जल संधि को एक तरह से परिभाषित करते हैं। तो यहां हम प्रमुख जल संधियों को देखते हैं। पहले अगर हम देखें हॉर्मुज, तो हॉर्मुज जल संधि अगर हम देखें तो ईरान और ओमान के बीच में है और मध्य पूर्व एशिया में एक प्रमुख जल संधि मानी जाती है, क्योंकि जितने भी खाड़ी के देश हैं वहां से कच्चे तेल का जो भी एक तरह से बाहर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है वह प्रमुख रूप से हॉर्मुज जल संधि से जाता है। तो विश्व में एक तरह से जो भी कच्चे तेल का व्यापार होता है उसके लिए हॉर्मुज जल संधि को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ध्यान रखें, ये गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ, इन दोनों को एक तरह से जोड़ता है और ईरान और ओमान का जो लैंडमास है, जो जमीनी हिस्सा है, उसको अलग करता है। दूसरा देखते हैं बाबेल अल मंडब। बाबेल अल मंडब के लिए ध्यान रखें तो एक तरह से जिबूती, उसी के साथ साथ लगता हुआ इरिट्रिया और सोमालिया का प्रायद्वीप, इन 3 इलाकों को अलग करता है। किससे? यमन। यमन आप ध्यान रखें कि सऊदी अरब का जो प्रायद्वीप है उसके साथ में लगता हुआ देश है। तो यमन के इलाके को अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया प्रायद्वीप उससे अलग करने का काम करता है बाबेल अल मंडब। और जहां तक जोड़ने की बात करें तो अदन की खाड़ी और लाल सागरों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है ये बाबेल अल मंडब। तीसरा देखते हैं सुंडा स्ट्रेट। ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप और उसी के साथ में जो सुमात्रा द्वीप है उनको अलग करता है। तो इंडोनेशिया का ही जावा द्वीप है और इंडोनेशिया का ही सुमात्रा द्वीप है, उनको अलग करती है सुंडा जल संधि। और ये जावा सागर और हिंद महासागर इसको एक तरह से आपस में जोड़ने का काम करता है। चौथी हम देखते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट या फ्लोरिडा जल संधि। यहां पर हम देखें तो ये क्यूबा और यूएसए, अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है और क्यूबा, उसके एक तरह से अलग करने का काम करता है। तो ये क्यूबा और यूएसए के बीच में एक तरह से आप कह सकते हैं एक जल विभाजक है और मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। बेरिंग जल संधि की अगर हम बात करें तो ये एशिया और अमेरिका जो महाद्वीप है उनको अलग करता है। तो एशिया में अगर हम देखें तो रूस का एक तरह से स्थल भाग है और अमेरिका के भाग में आप देखें तो ये अलास्का का अमेरिका का जो राज्य है उसका हिस्सा है। तो एशिया और अमेरिका महाद्वीप को अलग करने का एक तरह से काम करता है बेरिंग जल संधि।
जहां तक जोड़ने की बात है तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का एक तरह से कार्य करता है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर अगर हम देखें तो ये एक तरह से जोड़ने का काम करता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को, और ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। मलक्का जल संधि, जैसे हॉर्मुज का महत्व है वैसे ही मलक्का का भी है, क्योंकि हिंद महासागर के छेद से, लाल सागर के छेद से या यूरोप से आप कहिए, जो भी एक तरह से प्रमुख शिपमेंट हैं वो मलक्का जल संधि को पार करके ही एक तरह से प्रशांत महासागर में प्रमुख रूप से पहुंचते हैं। मलक्का जल संधि को चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर भारत मलक्का जल संधि पर नियंत्रण रखता है तो चीन के लिए काफी समस्याएं बन जाएंगी। और मलक्का जल संधि आप ध्यान रखें, मलेशिया और सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड किसका है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया, उसके बीच में यह मलक्का जल संधि स्थित है। और ये जोड़ता किसको? ये प्रशांत महासागर के पार्ट एक तरह से पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी भाग में हिंद महासागर, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्र को एक तरह से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में आप हिंद महासागर में अंडमान सागर कह सकते हैं, और प्रशांत महासागर में आप एक तरह से दक्षिणी चीन सागर कह सकते हैं। तो उनको आपस में कनेक्ट करने का एक तरह से ये कार्य करता है। अगला हम देखते हैं बोनिफेसियो स्ट्रेट या बोनिफेसियो जल संधि। यहां पर देखें तो कोर्सिका द्वीप ये फ्रांस का है, और सार्डिनिया द्वीप कहाँ का? इटली का। इनको अलग करने का काम करती है बोनिफेसियो जल संधि। और अगर जोड़ने की बात करें तो एक तरह से ताइरीन सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का एक तरह से ये कार्य करता है। पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरूमध्य पाक जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक तरह से समुद्री सीमा बनाती है। तो ये एक तरह से उत्तरी पूर्व में आप देखें तो बंगाल की खाड़ी, और दक्षिणी पश्चिम यानी साउथ वेस्ट का जो पार्ट है उसमें एक तरह से आप इसे पाक खाड़ी या अरब सागर का जो क्षेत्र है उसके बीच में एक तरह से स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में एक तरह से आपस में जोड़ने का कार्य करती है पाक जल संधि। और जहां तक अलग करने की बात करें तो भारत और श्रीलंका को एक तरह से अलग करने की समुद्री भाग है। एक अन्य महत्वपूर्ण जल संधि है बॉस्फोरस। इस जल संधि को अगर हम देखें तो ये यूरोप और एशिया को एक तरह से अलग करती है, और खास तौर पर अगर हम देखें तो यूरोप और एशिया का दोनों में ही तुर्की का भाग, तो तुर्की का कुछ इलाका यूरोप में भी पड़ता है और प्रमुख हिस्सा एशिया में है। तो यूरोप और एशिया का तुर्की का जो भाग है उसको एक तरह से अलग करने का काम करती है बॉस्फोरस जल संधि। जहां तक जोड़ने की बात करें तो ये ब्लैक सी और मारामारा सी को आपस में जोड़ती है, यानी मारामारा सागर और काला सागर को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है बॉस्फोरस जल संधि। बास जल संधि की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मानिया द्वीप जो, और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख एक तरह से, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को एक तरह से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मैप के पार्ट पर ये तस्मानिया इसका प्रमुख एक तरह से राज्य और एक आइलैंड भी है। बास स्ट्रेट की अगर हम बात करें एक तरह से तो ये मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का उसको अलग करने का काम करता है। तो तस्मानिया द्वीप और मुख्य भूमि ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। जहां तक जोड़ने की बात करें तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? बास स्ट्रेट। अगला देखते हैं डेविस जल संधि। ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। जहां तक जोड़ने की बात करें तो ये बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। हडसन जल संधि, ये बैफिन द्वीप और लैब्राडोर प्रायद्वीप इसको एक तरह से अलग करती है। तो बैफिन द्वीप है और जो लैब्राडोर प्रायद्वीप है उसको अलग करने का काम करती है हडसन जल संधि। जहां तक जोड़ने की बात करें तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को यह आपस में जोड़ता है। डार्डेनेलिस जल संधि, देखिए बॉस्फोरस के साथ में आप ध्यान रखें, देखिए जब बॉस्फोरस की बात करते हैं तो मारामारा सागर और ब्लैक सी काला सागर के बीच में है, और डार्डेनेलिस की अगर हम बात करते हैं तो मारामारा सागर और एजियन सागर। तो आप दोनों को ध्यान रखें, जब हम डार्डेनेलिस जल संधि की बात करते हैं तो यहां पर भी एशिया और यूरोप यानी तुर्की का एशिया और यूरोप का भाग अलग होता है। यहां पर एजियन सागर को मारामारा सागर से जोड़ा जाता है, और इसके पहले हमने देखा था मारामारा सागर और काला सागर। तो आप क्रम में ध्यान रखें, एजियन सागर और मारामारा सागर के बीच में डार्डेनेलिस जल संधि है, और मारामारा सागर और ब्लैक सी काला सागर के बीच में बॉस्फोरस जल संधि है। तो ये दोनों ही जल संधियां एक तरह से तुर्की के क्षेत्र में स्थित हैं। तो महत्वपूर्ण है, आप दोनों ध्यान रखें। और एक लास्ट देखें टॉरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये ऊपरी हिस्सा अगर हम देखें तो ये पपुआ न्यू गिनी देश है। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का जो मुख्य भूमि का पार्ट है उसको अलग करने का काम करता है। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है टॉरस जल संधि। और जहां तक जोड़ने की बात करें तो कोरल सागर और आराफुरा सागर को आपस में जोड़ता है। तो
तो आप ध्यान रखें ये प्रमुख 15 जल संधि हैं। आपके एग्जाम में जल संधि की लोकेशन कहां पर है वो कभी कभी पूछा जाता है, या कौन से इलाकों को आपस में अलग करती हैं, या कौन से समुद्री भागों को जोड़ते हैं, इनको मिलाकर एक तरह से आपसे पूछा गया है। आगे हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, ऑन विच डे कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कोविड-19 टीकाकरण किस दिन शुरू हुआ? 15 जनवरी 2021, 16 जनवरी 2021, 17 जनवरी 2021 या 18 जनवरी 2021। दूसरा, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी नैकवैक। कोविड-19 नैकवैक के लिए वैक्सीन प्रशासन के राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? वीके पॉल, रमेश चंद्र, विवेक अग्निहोत्री या बीएन सिंह। पीजे नायक कमेटी इज रिलेटेड टू। पीजे नायक समिति किससे संबंधित है? पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा क्षेत्र, पेंशन सेक्टर, पेंशन क्षेत्र। Who has been appointed as testing advisor in his COVID-19 response team by Joe Biden? जो बिडेन द्वारा अपनी कोविड-19 प्रतिक्रिया टीम में परीक्षण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। विदुर शर्मा, अखिल शर्मा, नीरज शर्मा या विश्वास शर्मा। पांचों क्वेश्चन पर आते हैं। योवेरी मुसेवेनी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर रिकॉर्ड 6th टर्म। योवेरी मुसेवेनी को रिकॉर्ड 6ठे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? केन्या, मोरक्को, युगांडा या रवांडा। छठे क्वेश्चन बनाते हैं। लेक विक्टोरिया इज नॉट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आपको बताना है कौन से में नहीं है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित नहीं है? युगांडा, तंजानिया, केन्या या मलावी। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ग्रीन लाइट्स? मैथ्यू मैकॉनगे, विलियम डेलरिम्पल, सासा मार्गरेट चान। विच इज एपेक्स स्पोर्ट्स बॉडी इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च खेल निकाय है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, भारतीय खेल प्राधिकरण या युवा मामले और खेल मंत्रालय या खेल विभाग या युवा मामले विभाग। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है वो आप बताएं। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स सी ऑफ मारामारा एंड ब्लैक सी? कौन सी जल संधि मारामारा सागर और काला सागर को जोड़ती है? टॉरस, मलक्का, हॉर्मुज या बॉस्फोरस। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। विच स्ट्रेट सेपरेट्स ईरान एंड ओमान? कौन सी जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है? बॉस्फोरस, बास, डेविस या हॉर्मुज। जो हमने 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के करंट अफेयर्स हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।